हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़े थे जिसमें से 20 क्वेश्चन था। आज हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं। मतलब कि जो आर्मेचर कोर होता है हम उसे लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम एडी करंट को कम करने के लिए करते हैं। रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। अगर हम डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध ज़्यादा करेंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, और इस जब आर्मेचर प्रतिरोध कम होगा तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। अगर हम डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में नहीं चलाएंगे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो उसमें अवशिष्ट चुंबक नहीं बन पाएगा। अगर हम इसे क्लॉकवाइज में चलाएंगे तो अवशिष्ट चुंबक चुंबक की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है इसे हम क्यों करते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है कि जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है, एक आर्मेचर प्रतिरोध होता है, एक आर्मेचर रिएक्शन। तो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको आर्मेचर रिएक्शन को कम करना होता है, मतलब बेअसर करना होता है। जबकि डैम्पर वाइंडिंग इसलिए करते हैं कि उसको हम हंटिंग प्रभाव को कम कर सकें। यानी कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों करते हैं, इसका आंसर होगा कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। अगर हम डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण कर रहे हैं तो इसका विफल एक ही वजह हो सकता है, कई वजह हो सकते हैं। या फिर जो फील्ड है या तो अंदर से कहीं शॉर्ट हो, या फिर जो क्रांतिक कोण हो फील्ड का अधिक हो, या फिर जो उसका घूमने की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो अवशिष्ट चुंबक नहीं बना पाएगा, और अगर अवशिष्ट चुंबक नहीं बना पाएगा तो हमारा ईएमएफ भी निर्माण नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन दिया है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा कि जो क्रांतिक प्रतिरोध है वो ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। मतलब कि ये आपका आर्मेचर हो गया, इसके समांतर में एक फील्ड लगा दिए, तो इसे हम बोलते हैं शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। पोल शू का उद्देश्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पोल शू पर वाइंडिंग करते हैं, मतलब वाइंडिंग रखते हैं क्योंकि वो लटके ना। साथ ही साथ पोल शू का ये उद्देश्य होता है कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, पोल शू का ये उद्देश्य होता है कि जैसे कि जो बॉडी होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मतलब फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब फ्लक्स को एक पथ प्रदान करने के लिए हम पोल शू का उपयोग करते हैं। अब पोल शू का दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि जो इसका रिलक्टेंस हो कम करे और एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। तो हमारा डीसी जनरेटर में या तो कम्यूटेटर हो या स्प्लिट रिंग, दोनों का एक ही कार्य होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। जब डीसी में कन्वर्ट करेगा तो वो मतलब कि एक ही वेव फॉर्म में होगा। मतलब कि जो एक एसी का साइन वेव होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव होगा, मतलब कि जो धारा को करंट को यूनिडायरेक्शनली, मतलब कि धारा को एक समान करने के लिए हम स्प्लिट रिंग को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर में ब्रश
ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए कार्बन और ग्रेफाइट का। अगर मतलब किसी भी जनरेटर में अगर उसका करंट घनत्व तो ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर जो ब्रश बनता है कॉपर का बनता है, और जो यहाँ जनरेटर में ब्रश बनाने के अधिकतर प्रयोग किया जाता है कार्बन और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबक खो देता है? तो इसके 2-3 रीजन होते हैं, या तो जो फील्ड है कहीं से शॉर्ट हो, या शॉर्ट सर्किट हो, या फिर जो फील्ड है मतलब कि जो फ्लक्स है या तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उसका जो दिशा बदल दिया जाए तो वहाँ पर वो अपना अवशिष्ट चुंबक तो खो देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा करते हैं? तो ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया हमारा आर्मेचर कोर। जब ये नॉर्थ से साउथ जाता है फ्लक्स, तो ये बॉडी से होते हुए फिर नॉर्थ आता है, यानी कि इसका चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा करता है, इसका कारण पोल, आर्मेचर कोर और ये जो बॉडी का जो है, ये 3 कारण से होता है। तो इसका हम साधारणतः आंसर देंगे कि इसका जो होता है आर्मेचर कोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा, मतलब आंसर होगा कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन का पहले तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण, दूसरा होता है आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो हमारा होता है एक डिफरेंशियल में 2 होता है, 3 होता है। एक होता है ओवर, एक होता है लेवल, एक होता है अंडर, यानी ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, एक होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। शंट जनरेटर का उपयोग हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं, श्रेणी जनरेटर का प्रयोग लाइन बूस्टर के लिए करते हैं। जबकि पूछा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए, तो हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अगर हमारा डीसी जनरेटर में जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, चाहे ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन हो चाहे डीसी जनरेटर का। अगर 1 मेगा ओम से कम होगा तो यह मान लिया जाएगा कि उस प्रतिरोध में जो इंसुलेशन में नमी आ गई है। अब उस नमी को दूर करने के लिए या तो हाइलोजन बल्ब से करेंगे या फिर गर्म एयर को, मतलब कि गर्म एयर उसके अंदर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर होगा कि रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? यानी कि जो अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का, मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि बिना शंट और बिना सीरीज फील्ड का कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा कम्युलेटिव। ऑप्शन नंबर डी होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, क्योंकि इसमें सीरीज शंट और मतलब कि इसमें मतलब कि फील्ड नहीं होता है, इसमें न सीरीज होता है न शंट होता है, इसलिए हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट है 36 नंबर का कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। शंट जनरेटर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए श्रेणी जनरेटर
लाइन बूस्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है। यानी कि जो हमारे डीसी जनरेटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग, एक होता है लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज कम करंट के लिए, जबकि लैप वाइंडिंग कम वोल्टेज अधिक करंट के लिए। तो हमारा दिया है ये वेव वाइंडिंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मतलब कि कम धारा मतलब लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए हम वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। ये जो है कम्यूटेटर पर वाइंडिंग किया है, और ये जो पार्ट है ये रेजिस्टेंस लगाया गया है। इस रेजिस्टेंस का लगाने का उद्देश्य ये है कि धारा के दिशा को आसानी से पलटा जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों करते हैं। हम ठोस पोल शू का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अवशिष्ट चुंबक है उसको हम बढ़ाने के लिए, और चुंबक पक्ष प्रदान करने के साथ साथ रिलेक्टेंस को भी कम करते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग करेंगे कि जब चुंबकीय पथ को रिलेक्टेंस को कम करेगा तो यहाँ पर अवशिष्ट चुंबक अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी क्षमता के लिए जो डीसी जनरेटर का योग बनता है वो होता है कास्ट स्टील का। तो इसमें कास्ट आयरन दिया है, सॉफ्ट आयरन दिया है, एल्युमिनियम दिया है, रोल्ड स्टील। तो कास्ट स्टील जब ना दिया हो तो हम रोल्ड स्टील करते हैं, जबकि छोटी मशीनों में जो योग होता है वो कास्ट आयरन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य आता है। तो कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग दोनों का एक ही कार्य होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। यानी कि जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि एक दिशा में आउटपुट प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन होगा चाहे डीसी जनरेटर हो या अल्टरनेटर, दोनों में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ये नियम लागू होता है तो यह हमेशा एसी वोल्टेज प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ये हमारा हो गया एक आर्मेचर कोर दिया हुआ है, इसमें जो ये गैप करके है इसको हम स्लॉट बोलते हैं। जो ये पार्ट दिया हुआ है इसको हम हेयर डक्ट बोलते हैं, और जो यक्स के रूप में दिया है इसे हम की होल बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यानी कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी टू फिक्स द की वे। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। फील्ड कॉइल का एक ही उद्देश्य होता है कि मतलब कि फील्ड कॉइल का मतलब एक ही उद्देश्य है कि जो एक फ्लक्स का निर्माण करे, साथ ही साथ ध्रुवों को चुंबकित करे, यानी कि मैग्नेटिज उत्पन्न करे। तो फील्ड कॉइल का टू इंक्रीज फ्लक्स अगेन। ऑप्शन नंबर सी, टू मैग्नेटिज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। कुंडल फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बड़े डीसी जनरेटर में हमेशा कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जबकि छोटे डीसी जनरेटर में कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों पोल को स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं।
मतलब कि जो लेमिनेटेड हम डीसी जो कोर होता है उसको हम लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो हम इसलिए लेमिनेटेड करते हैं क्योंकि हमारा जो एडी करंट है उसे कम करें। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम हमेशा शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं, जबकि बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यही उद्देश्य है कि हम आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकें, यानी कि आपका हो गया आर्मेचर रिएक्शन को कम करें। यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, यानी कि विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारा क्रांतिक प्रतिरोध शंट फील्ड का अधिक है तो यहाँ पर जो ईएमएफ है यह नहीं उत्पन्न होगा। अगर कम रहता है तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आउटपुट जनरेटर में वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव यह है कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। जैसे कि ज़्यादा हीट होगा तो आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन होगा तो फ्लक्स कम उत्पन्न होगा, अगर फ्लक्स कम होगा तो हमारा ईएमएफ भी कम होगा, यानी आउट वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति में संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया है सिंप्लेक्स वेब वाउंड। यहाँ पर जो समांतर पथ की संख्या होगी, यानी ए यहाँ पर 2 होगा, तो ईएमएफ होता है, इसका सूत्र होता है 5ZNP/60A। फाई का मान कितना दिया है 0.007 और गुणे जेड यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है 1020 और गुणे एन यानी कि जो हमारा आरपीएम है 1500 दिया है और पी यानी पोल कितना है 4 और बटे के 60 गुणे समांतर पथों की संख्या है। यहाँ पर सिंप्लेक्स वेब वाउंड में हमारा समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 रहता है, इसलिए हम 2 रखेंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 357 वोल्टेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। तो वही कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। अगर डीसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद रखा जाए तो हमारा ये अवशिष्ट चुंबक खो देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे सेल्फ डीसी जनरेटर में होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पोल डायनेमो में प्रेरित ईएमएफ की गणना करिए यदि 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। तो वही फार्मूला होगा 5ZNP/60A। यहाँ पर ए बराबर लैप वाइंडिंग है तो ए बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे 0.064 गुणे जेड मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर कितना दिया हुआ है 600 गुणे फिर एन मतलब कि जो हमारा आरपीएम है वो कितना दिया हुआ है तो 1000 गुणे जो हमारा पी पोल कितना दिया हुआ है 4 बटे के 60 और ए का मान लैप वाइंडिंग में हमेशा 1 होता है
जब इसका हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 640 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमारा ईएमएफ भी कम हो जाएगा, इसका यही कहने का